अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ और ये आप लोगों का टेस्ट भी है और प्लस रिवीजन भी है और ये हमारा दूसरा दिन है। कल से मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे जितने क्वेश्चंस पूछूंगा मैं उन्हीं चैप्टर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अब मैं आप लोगों का डेली एक टेस्ट लूँगा और उस टेस्ट में उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं 2 दिन आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट लूँगा, 2 दिन आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट लूँगा। ऐसे आप लोगों का टेस्ट चलता रहेगा और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसके 10 या 15 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। कल वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना था और मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर बताया है। बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंध होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंध होते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा सहसंयोजक बंध। क्या होगा, सहसंयोजक बंध। ये आपका होगा करेक्ट आंसर और मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताया हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के इस वीडियो में भी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार करवाया हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है। तो लाल दवा का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला। ये भी आपको याद कर लेना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन में आपको कहीं पे पोटेशियम परमैंगनेट लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा।
अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिया सलाई की नोक में होता है। क्वेश्चन क्या है कि दिया सलाई की नोक में होता है। अब यहाँ पे दिया सलाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माचिस। क्या होता है? माचिस होता है। माचिस को हम दिया सलाई बोलते हैं। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लाल फास्फोरस। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दिया सलाई की नोक में होता है, लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दिया सलाई का मतलब माचिस होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आपको यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, फिर उसके बाद अपना आंसर बताइए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जहां पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना डिटेल में बताया हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल ही नहीं पता होगा तो कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर मैंने वीडियो बहुत पहले ही बना दी थी, करीब 4 महीने पहले ही मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी He2S2 2p5, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे आपका यही ऑप्शन करेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे आपसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा हुआ है और यहाँ पे आपको फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि कम से कम 35 तक के तत्वों के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अब ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होगा। तो फ्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या हो जाएगा 1s2 2s2, 2 2 4 हो गए। फिर 2s2 के बाद आपका क्या आता है? 2s के बाद आपका आता है 2p। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 5 की ही ज़रूरत है, क्योंकि 2 2 4 पहले हो चुके हैं। एटॉमिक नंबर 9 है, कितने की ज़रूरत है? 5 की ही तो है। तो 2p5 आपका हो जाएगा। देखिए 2 2 4 5 4 9, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, नंबर्स के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में देखिए 2s2 2p5, 2 और 5 यानी 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या आपको ऑप्शन में ये दोनों दिख रहे हैं? ऑप्शन में तो ये दोनों दिया ही नहीं हुआ है। यहाँ पे He लिखा हुआ है पहले, ये कैसे आया? तो आप ये सोचिए, फ्लोरीन के पहले आवर्त सारणी में कौन सी अक्रिय गैस आती है? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो फ्लोरीन से पहले आवर्त सारणी में कौन सी अक्रिय गैस आती है? तो वो आपकी आती है हीलियम। तो हीलियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? He से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 1s2 होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 ही यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 2 ही तो है, तो 1s2 हो गया हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 यहाँ पे देखिए फ्लोरीन वाले में पहले आपको यहाँ पे 1s2 लिखा हुआ मिल रहा है, फिर 2s2 2p5। तो 1s2 मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? He लिख सकता हूँ। क्यों लिखा?
क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 होता है। तो मैं 1s2 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, He लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1s2 ना लिख के हम लिखेंगे He 2s2 2p5। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, आप लोगों से क्वेश्चन नए तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में आप लोगों से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ था और इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार पूछा गया था। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 की जगह हम लिख सकते हैं He। आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन का हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। फ्लोरीन के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, आपने पेरियोडिक टेबल में देखा होगा। फ्लोरीन के पहले आपकी हीलियम ही आती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हीलियम को लिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। 1s2 की जगह यहाँ पे जहाँ पे फ्लोरीन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था वहाँ पे मैं He लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, He 2s2 और 2p5, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो आपका हुआ था 1s2 2s2 और 2p5 ये आया हुआ था, लेकिन 1s2 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, He का होता है। तो He 2s2 और 2p5 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, कॉपर का आपका पूछा गया था, Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से पूछा गया था 2019 में, ठीक है। तो कॉपर के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, तो कॉपर से पहले आपकी आती है ऑर्गन। तो आपको ऑप्शन में Ar लिखा हुआ ऐसे मिला हुआ था, आप 2019 का पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉपर के पहले तो ऑर्गन आती, इसीलिए Ar वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे हम फ्लोरीन को सॉल्व कर रहे थे, फ्लोरीन के पहले आपका हीलियम आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है और ये न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी, यानी 1.25 ग्राम रह जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, ठीक है। रेडियो एक्टिविता वाले चैप्टर में आपको ऐसे 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। ये तो पहला मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और जो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक दोनों क्वेश्चन पे वर्क करती है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे भी मैंने आपको ये ट्रिक बताई हुई थी। हम बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए ट्रिकी मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायुकाल, अर्धायुकाल कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। जो ये 10 वर्ष है ये आपका क्या है, ये आपका अर्ध आयुकाल है। तो मैं यहाँ पे अर्ध आयुकाल लिख दे रहा हूँ, 10 वर्ष है। तो पूर्ण आयुकाल कितना हो जाएगा, पूर्ण आपका हो जाएगा 20 वर्ष। क्या हो जाएगा, 20 वर्ष ही तो होगा, 20 का आधा ही तो 10 होता है। 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है। जब अर्ध आयुकाल 10 है तो पूर्ण आयुकाल कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 20 और 10 इसको ऐड कर देना है, 20-10 को ऐड करेंगे 30 आएगा, 30 वर्ष। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 30 वर्ष कहाँ पे दिया है। तो ये देखिए, ये 30 वर्ष ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम परफेक्ट ट्रिक है, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका और दिया है, आप अपनी अरिहंत की बुक में जाके चेक कर सकते हैं, यही ट्रिक लगाइएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पे लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अर्धायुकाल दिया हुआ था, हमने कुछ नहीं किया, अर्धायुकाल 10 दिया था, तो पूर्ण कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि
कि 20 का आधा ही तो 10 होता है, और 20 + 10 कर दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 30, यानी 30 वर्ष। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक की हेल्प से विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आप बेसिक से लगाने जाएंगे तो आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे और अभी तक आप लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। यहाँ पे आपसे खोज नहीं पूछी गई है, ध्यान रखिएगा कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था मैडम क्यूरी ने। किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। तो क्या ऑप्शन में आपको कहीं मैडम क्यूरी लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगर खोज पूछा जाए, खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने की थी, आप सबको मालूम है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार 2009 और 2010 यानी लगातार 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप अपनी बुक उठा के चेक कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान होगा। ठीक है, यहाँ पे तत्व होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। आपको स्थान बताना है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार सॉल्व कराया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 17 दिया है। ये परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। किसका होता है, क्लोरीन का। तो चलिए हम यहाँ पे परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट कर लेते हैं, 2 2 4, फिर 6 आपका यहाँ पे 6 4 10 2 12। अब कितने की जरूरत हमें है, 5 की, तो 3p5 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12, और 12 में 5 को जोड़ेंगे 17। 17 यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लिखेंगे जर्नल फॉर्म में। तो देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिख दिया, दूसरे में देखिए 2s2 2p6 यानी 2 और 6 8 हो गया, और लास्ट वाले में देखिए 3s2 3p5 यानी 2 और 5 7, यानी 2 8 7। ये हो गया परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में स्थान है। ठीक है, आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है, यानी आपको आवर्त भी बताना है और वर्ग भी बताना है। तो आवर्त हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए कक्षाओं की संख्या कितनी है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, टोटल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षाओं की संख्या यानी कोष कितने आपके हैं, 3 है। इसका मतलब जो परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व है वो किस आवर्त का हो जाएगा, तीसरे आवर्त का। ठीक है, आवर्त हमें यहाँ पे पता चल चुका है।
ठीक है, तीसरे आवर्त का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कक्षाएं हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 कोश हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले 2 फिर 8 ये 7, यहाँ पे 3 कक्षाएं हैं, 3 कोश हैं, तो ये तीसरे आवर्त का हो गया। अब यहाँ पे आपको वर्ग भी तो डिसाइड करना होगा। वर्ग कैसे डिसाइड करते हैं? तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे देखिए, तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 7 है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका बाह्यतम कोश है, यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 7 है। इसका मतलब किस वर्ग का हो जाएगा? 7वें वर्ग का हो जाएगा, ठीक है, किस वर्ग का? 7वें वर्ग का हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये रोमन में लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ये रोमन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो तीसरा आवर्त मैंने लिखा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, ये तीसरा आवर्त ये आपका हो जाएगा, और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 यहाँ पे है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7वां वर्ग। तो 7 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन में आपका दिया है, आपको देखना है कि तीसरा आवर्त और 7वां वर्ग, तो ये आपको दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट भी दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है? यहाँ पे EV लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका ईजी है, और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई थी याद करने के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेथिल रेड पीला रंग देता है। अब यहाँ पे मेथिल रेड लिखा, आखिर ये है क्या? तो ये एक सूचक होता है, यानी इंडिकेटर होता है। ये मैंने आपको एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मेथिल रेड पीला रंग देता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना आंसर कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन उतना हाई लेवल का है नहीं, बड़े आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्षारीय विलयन में, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे आते हैं, ना बहुत ज़्यादा टफ पूछे आते हैं, ना बहुत ज़्यादा इजी पूछे आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इजी लेवल से स्टार्ट करूँगा और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और मैं बता दूं, कल जब मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, आप लोगों का टोटल मैंने आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे थे, और मैं आपको बता दूं करीब 10 से 12 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके सभी क्वेश्चंस करेक्ट थे, और सभी स्टूडेंट्स के किसी के 2 क्वेश्चन गलत थे, किसी के 3 गलत थे, किसी के 4 गलत थे। इसीलिए मैं आप लोगों का रिविजन करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन क्या है कि सिल्वेनाइट
किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आखिर सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर ये सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क होता है, ये आपका होता है सोने का। किसका होता है, सोने का होता है, गोल्ड का होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सिल्वेनाइट लिखा है तुरंत चांदी पे टिक लगा देते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है, सोने का है। तो सोना आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिला है, नहीं मिला है ना, कहीं पे आपको सोना यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, गोल्ड लिखा है, नहीं लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। आपको बताना है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और फिर इस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी यानी एडीपिक अम्ल ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है, एडीपिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा, मुझे यही आशा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले से कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के टोटल 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जितने क्वेश्चन आज मैंने आपको सॉल्व कराए हैं ये क्वेश्चन आपको इजी लगे या फिर मॉडरेट लेवल के लगे या फिर हाई लेवल के लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा तो मैं इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, लेकिन आज ये ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको ईजी लगा, मीडियम लगा या फिर हाई लेवल का लगा। अब चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। आपको बताना है कि कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे और ध्यान रखिएगा कि जो आंसर आप लोग कीजिएगा लिख के बताइएगा। ये ABCD ऐसा मत बताइएगा, जैसे यहाँ पे CUFEMGNA लिखा हुआ है, ये लिख कर आप बताइएगा जो आप अपना आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, जब कल आप लोगों का टेस्ट होगा तब वहाँ पे मैं ये बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैंने आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको मैंने कमेंट बॉक्स के लिए दिया कि कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।